आइए, हम लोगों ने पब्लिक इशू मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। पब्लिक इशू मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि जो भी एस्पेक्ट इसमें हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक इशू का हो, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो इशोप हो, स्वेट इक्विटी हो, जिस भी तरह का इशू हो, उसके लिए गाइडलाइन आपके कहाँ दिए हुए, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में। फिर हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा था, पब्लिक इशू का मतलब देखा था, ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग तरह के ऑफर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इस ऑफर डॉक्यूमेंट्स में दो एस्पेक्ट हमने देखा था, किस मौके पे कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा और उसका कंटेंट क्या होगा। जहां हमने प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सब देखा था। फिर हम लोगों ने रेगुलेशन 6(1) के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, और हमने कंप्लीट प्रोसेस को पढ़ा था। कंप्लीट प्रोसेस के बाद हम आए थे राइट इशू में, जहां हमने राइट इशू के बारे में जाना था। फिर हमने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, किन किन चीजों को प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में शामिल करेंगे, किन को नहीं करेंगे, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का लॉक इन पीरियड क्या होगा, और एक्सेप्शंस क्या होगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लॉक इन पीरियड का। फिर हमने देखा था कि किस तरह से अगर हमारा इशू फेल होता है तो अंडरराइटर कुछ हद तक हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उस केस में कोई भी मदद नहीं कर पाएगा अगर पब्लिक इशू के फेल होने की बजाय स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग परमिशन का नाम मिलना हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने बुक बिल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हमने लॉट डिटरमाइन किया था। लॉट डिटरमाइन करने के बाद हमने फिर डिस्कशन किया कि ये सारा कुछ हम लोग इसीलिए करते ताकि क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, इसको लेकर के हम लोगों ने दो एस्पेक्ट पढ़े थे। एक था हमारा ग्रीन शू ऑप्शन, जिसमें पोस्ट इशू प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है ताकि अनरीजनेबल अप और अनरीजनेबल डाउन ना होने दे। फिर हम लोगों ने एएसबी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट देखा था, जिसमें अगर किन्हीं को शेयर नहीं मिलता है तो ऐसे केस में उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा और उनको उसी तरीके से बैंक जो है वो पैसे देते रहेंगे जिस तरीके से उनको पहले दे रहे थे, जिस टर्म्स कंडीशन पे दे रहे थे। बस होता इतना ही है कि उतने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा ब्लॉक रहता है। सक्सेसफुल है इसरो अकाउंट में चला जाएगा, वहां से अनसक्सेसफुल है तो उसी अकाउंट में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने जो है पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द हो तो पहले बताइए, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब जरा हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किन किन लोगों के बीच में हम शेयर्स का ऑफर लेकर के आते हैं? जल्दी बोल दीजिए, किन किन लोगों के बीच में? सर QIBs और इंडिविजुअल्स के। ठीक है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। और फिर अगर फर्दर बाइफरकेट करें तो RI, NII, QIB, ऐसा ही था? यस सर। इंडिविजुअल के दोनों प्रजाति को हमने देख लिया था, जिनका नाम रिटेल था और जिनका नाम NII था। देख लिया था? यस सर। अगर रिटेल इन्वेस्टर भी इंडिविजुअल में आते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी इंडिविजुअल में आते हैं, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अगर 2 लाख रुपए तक लगाया तो रिटेल इन्वेस्टर कहलाए किसी इशू में, 2 लाख से ज्यादा लगा दिया तो क्या कहलाएंगे उस इशू में? NII, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक इसी तरह से अब हम QIB में जाएंगे। QIB का वो कुनबा, QIB तो आपको पता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट? यस सर। 10 रुपया लगाया या 20 रुपया लगाया, एग्जाम्पल है, 10-20 तो लगाएंगे नहीं। 10,000 लगाया या 20,000 लगाया, चाहे 10 करोड़ या 20 करोड़ चाहे 200 करोड़ लगाया, आपका स्टेटस QIB का ही रहेगा, क्योंकि QIB हमने पढ़ा है कि किनको किनको QIB कहते हैं। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है उस QIB में, अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया QIB में आएगी या नहीं? एकदम जल्दी जल्दी बोलिएगा। यस सर। PFI आएगी या नहीं? यस सर। ICICI, IDBI आएगी या नहीं? यस सर। म्यूचुअल फंड आएगी या नहीं? यस सर। पेंशन फंड 30 करोड़ के कॉर्पस वाला आएगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब ये इतने तरह के लोग QIB में आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्फोसिस का इशू आया और SBI ने जो है वो 2 करोड़ लगाया, पॉसिबल? यस सर। इन्फोसिस में स्टेटस QIB का रहेगा या नहीं? यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है 2 लाख लगाया, यस सर। स्टेटस QIB का रहेगा या नहीं? यस सर। ऐसा हो सकता है कि ICICI जो है वो यहाँ पे जो है वो 20 करोड़ लगा दे, यस सर। स्टेटस QIB का रहेगा या नहीं? यस सर। अब हमने क्या किया कि जैसे रिटेल में आपने, इंडिविजुअल में आपने जो रिटेल और NII बांटा ना, किस बेसिस पे? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। यस सर।
ठीक उसी तरह से क्यूआईबी के भीतर अगर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने क्राइटेरिया बना दिया और कहा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का आप क्या करेंगे, अगर उस इशू में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, एंकर इन्वेस्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो कहा गया कि क्या एंकर इन्वेस्टर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी है, कहा नहीं। क्यूआईबी होगा या नहीं, यस सर, यस क्यूआईबी सर। कंपलसरी, क्योंकि वो हमने देखा हुआ उन 3 कैटेगरी में वो आते हैं। लेकिन क्यूआईबी के भीतर हम एंकर इन्वेस्टर करें या ना करें ये हमारी मर्जी है, राइट। यस सर, यस सर, क्या यही चीज दिया हुआ है आरआई और एनआईआई के साथ कि आरआई और एनआईआई को शेयर्स दे या ना दे, ये कंपनी की मर्जी है। नो सर, कंपल्सरी नो, रेगुलेशन 6(1) के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भी, 6(2) के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भी। अब तो गड़बड़ी नहीं है, 6(1) 6(2) बोल सकता हूं या अभी भी बोलूं प्राइमरी या अल्टरनेटिव। नहीं सर, No, 6(1) sir. 6(2) क्लियर है। ठीक है, तो 6(1) के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन 6(1) के अकॉर्डिंग या रेगुलेशन 6(2) के अकॉर्डिंग जाते हैं। दोनों ही केस में आपने देखा है कि किस तरह से बुक बिल्डिंग में देंगे। यस सर, भले फिक्स प्राइस इशू ना होता, लेकिन फिक्स प्राइस इशू भी तो हमने देख लिया है कि उसमें भी देते हैं या नहीं, आरआई एनआई और क्यूआईबी को। यस सर, यस yes सर। sir, ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे कि क्या क्यूआईबी के भीतर एंकर इन्वेस्टर को देना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग कहीं ये जो है वो नहीं लिखा हुआ था, सही बात है। yes sir, और ये अंत तक यही है। सेबी ने कहा कि अगर आप अपने क्यूआईबी के भीतर एंकर इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस क्यूआईबी को एंकर इन्वेस्टर कहेंगे जिन्होंने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इन जनरल अभी पढ़ रहे हैं, एक पब्लिक Minimum इशू में 10 मिनिमम करोड़। कितना, मिनिमम 10 करोड़। 10 करोड़। एप्लीकेशन फॉर, इसका मतलब हर इशू के लिए ये बात कर रहे हैं या हमेशा स्टेटस हो जाएगा एंकर इन्वेस्टर का। पर्टिकुलर एंकर इन्वेस्टर का स्टेटस परमानेंट होता है या हर इशू के बेसिस पे होगा। इशू के हर बेसिस इशू के पे बेसिस पर। वेरी गुड। आरआई और एनआईआई का स्टेटस परमानेंट होता है या इशू बेस्ड होता है। परमानेंट सर, इशू मुक्का मुक्का मारूंगा, मुक्का। हर इशू बेस होता इशू है। बेस्ड होता है। इतना तो एग्जाम्पल दिया था, भूल गए। विक्रम, नितिन, नवीन, वरदान जितने हैं आप सबको तो ले आया था, यस सर, सॉरी सॉरी, Yes, Yes sir. sir, याद आया। यस सर, yes, कोई बात नहीं, मुक्के में बड़ा दम है। देखते हैं नाम से ही कैसे चीजें याद आ जाती है। यकीन मानिए, पापा हमने बोलते हैं ऐसा मारेंगे ना बस, यकीन मानिएगा तुरंत आंसर याद आ जाता था। आप कहिएगा सर एक आध लगाना है तो लगा दो, अगर एग्जाम निकल जाएगा तो ई मुक्का से ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए, अब 10 करोड़ या उस 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ ने कम से कम कितना, 10 करोड़ अगर लगा दिया तो उस क्यूआईबी को क्या बोलेंगे, एंकर इन्वेस्टर। क्या वो क्यूआईबी नहीं कहलाएगा। कहलाएगा बट सर उसका पार्ट है। सर। अगर कोई फर्स्ट डिवीजन है तो क्या वो पास है या नहीं, यस सर। और अगर कोई पास है तो जरूरी है फर्स्ट डिवीजन होगा। नो सर। नो सर, नो, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई एंकर इन्वेस्टर, इसका मतलब वो क्यूआईबी है या नहीं, या वो रिटेल हो जाएगा। क्यूआईबी। कोई भी है। क्या हर क्यूआईबी एंकर होगा। नो सर, नो सर। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप क्यूआईबी में एंकर इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप क्यूआईबी में से एंकर इन्वेस्टर लाएंगे तो वैसे केस में आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। कंपनी को कहा कि अगर आप एंकर इन्वेस्टर लाते हैं, एंकर इन्वेस्टर मतलब वैसा क्यूआईबी जो कितना लगा रहा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा आप करते हैं तो कुछ रूल फॉलो करने होंगे। क्या अपॉइंट करना कंपलसरी है, फिर पूछ रहा हूं। नो सर, लेकिन अगर किया तो रूल मानेंगे या नहीं। यस सर, मुझे बताइए, क्या कार से ही जो है वो रास्ते पे चलना कंपलसरी है, अपने कार से। नो नो सर, सर। अपने बाइक से चलना जरूरी है रोड पे। नो sir. सर। लेकिन अगर आपने कार और बाइक अपना रोड पे उतारा तो अब जो है ट्रैफिक के रूल को मानेंगे या अपने मनमर्जी से चलेंगे। मानेंगे। तो कार और जो है वो बाइक खरीदना कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर खरीदा तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे या नहीं। करेंगे सर। Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही है। एंकर इन्वेस्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, क्यूआईबी का है। लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर अपॉइंट किया तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। अब देखिएगा ये थोड़ा पीछे से भी जुड़ेगा। तो अगर आपका जो है वो नॉर्मल जो है वो एक्सचेंज में किया है, नॉर्मल एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं, एसएमई को छोड़ करके बाकी क्या कहलाता है, मेन बोर्ड। यस सर, कुछ याद है एसएमई का, यस सर, यस सर, Yes, sir. बताइए तो कौन सा एग्जांपल दिया था।
क्या एग्जांपल दिया था एसएमई और मेन बोर्ड के बारे में? ठीक कह रहे थे नितिन, कुछ आप कह रहे थे? एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा अब एग्जैक्टली, बट वो उसमें दिखाया था आपने कि स्मॉल वाले की किसमें कम होता है, वो भी उसी कैटेगरी में ही रहते हैं, उसके उसी, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार, मेरा नाम पूछे थे? नो सर। मुझे लगा नाम भूल गए होंगे तो मैंने बता दिया अपना। किसी को याद नहीं वो एग्जांपल? क्या फायदा ऐसे एग्जांपल देने का? मैंने कुछ बताया था मेन बोर्ड और एसएमई के लेकर के कि सारे फीचर वही हैं जो एनएससी के मेन बोर्ड में है, बिल्कुल नेशन वाइड टर्मिनल वगैरह सब कुछ है। कुछ हिंट दूं? यस सर। Yes, sir. मॉल के बारे में बताया था कि बड़े से मॉल में, यस सर, वो चाइल्ड वाले उसके। हाँ Yes, sir. Yes, Kids sir, yes, का sir. अलग होता है. बिल्कुल बड़े से मॉल में जितने भी फीचर हैं, सेंट्रलाइज एसी, लिफ्ट, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ, साउंड सिस्टम, वहां का फ्रेगनेंस, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस किया क्या कि अगर वो 3-4 स्टोरी जो है वो मॉल है, तो हर फ्लोर पे थोड़ा थोड़ा जो किड का सामान है उसको उठा करके एक जगह पे रख दिया। तो वो सेगमेंट किसके लिए सजा दिया, किसके लिए कर दिया? किड्स के लिए। क्या वहां पे एसी का कनेक्शन नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा. वही लाइटिंग रहेगी या नहीं जो वहां है पूरे मॉल में? Yes. वही म्यूजिक जो पूरे मॉल में बज रहा है वहीं पे भी सेंट्रलाइज बज रहा है। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वही होंगे। जब आप वहां से सामान लेकर के निकलेंगे तो बिलिंग का वही प्रोसेस, वही सारा फीचर रहेगा या नहीं? ठीक ठीक वैसे ही यहां पे है। एसएमई एक्सचेंज में चूंकि छोटा होता है, कम ही कंपनी वाले लिस्ट करते हैं, एसएमई तो करेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उस केस में बोला कि क्यूआईबी कितना लगाएंगे तो एंकर कहलाएंगे? 10 करोड़ और मोर। ना, करोड़ और. यहां पे ये देखिए, अगर एसएमई एक्सचेंज है तो कितना? एटलीस्ट करोड़। 2 करोड़। Minimum 2 करोड़। छोटे कंपनी का इशू है, सीधा सीधा समझिए ना, और लेमैंड में समझिए। छोटे कंपनी का इशू है भाई, तो उसमें 2 करोड़ भी लगाया तो हो गया ना ज्यादा। यस सर। तो बोल दिया एंकर इन्वेस्टर ऐसे क्यूआईबी को। लेकिन यही अगर एनएससी बीएससी के मेन पे है, इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनी है, तो कितना बोला? 10 करोड़. 10 करोड़। क्लियर है? अब अप टू 60% ऑफ क्यूआईबी पर्सन शैल बी अवेलेबल फॉर एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर के लिए कितना तक आप रिजर्व रख सकते हैं? क्यूआईबी का कितना परसेंट? 60%। 60%। अगर मैं देखूं नेट ऑफर टू पब्लिक के बारे में, अगर मैं बात करूं तो नेट ऑफर टू पब्लिक अगर मान लीजिए हमारा निकल के आया 100 शेयर, मान ले थोड़ी देर के लिए, यस सर। तो इस 100 में 1000 करते हैं, 1000 शेयर। इस 1000 में से कितना तक क्यूआईबी के लिए? 50% अगर फर्स्ट रेगुलेशन। या 60% जो है वो किसके लिए कर सकते हैं? क्यूआईबी के लिए। 600 शेयर तक उनको दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन बचे हुए 400 किसमें जाने हैं? क्यूआईबी का जो 1000 है उसमें से 600 एंकर इन्वेस्टर ले सकते हैं मैक्सिमम, बाकी 400 क्यूआईबी में सर। बाकी क्यूआईबी। बाकी क्यूआईबी को दीजिए, उन लोगों को भी दीजिए, थोड़े छोटे को भी दीजिए। 1/3 ऑफ एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन यहां कितना हो गया? एआई का पोर्शन, 600। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एंकर इन्वेस्टर कितना? 600। इसका 1/3 कितना हुआ? 200। 200। इस 200 को कम से कम किसको दीजिएगा? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। अब देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को बढ़ावा दे रहे हैं, यस सर। क्योंकि पब्लिक इशू में तो शेयर मिलना मुश्किल है। तो कहा एंकर इन्वेस्टर के लिए पहले रिजर्व किया 60 तक कर सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो भी कौन सा है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। उनको बोला कि इसमें से कितना तक? 1/3। 1/3 देंगे ही देंगे, बाकी किसी और को दीजिए। तो क्या सिर्फ एंकर इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड ही आएंगे? अरे भाई बैंक, एनबीएफसी, आपके इतने सारे पेंशन फंड और ये सब थे, ये सब आएंगे ना क्यूआईबी में। तो जो क्यूआईबी में आया वही तो एंकर इन्वेस्टर में भी आ सकते हैं। यस सर। तो एंकर इन्वेस्टर में कहा कि एंकर इन्वेस्टर वाले पोर्शन में 1/3 रिजर्व कर दिया, किसके लिए? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए। एंड application made by QIB under the anchor investor category and under the non-anchor category shall not be considered as multiple application। अब आप समझिए ये क्या है। एक QIB है, वो अगर जो है वो 2 कैटेगरी में आना चाहे, एक अगर वो कहता है कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा
तो वो एंकर वाले में जा सकता है, और अगर कम लगाएगा 10 करोड़ से ज्यादा तो अपना पोजीशन किस में रख सकता है? QIB में। QIB वाले में। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, लॉकिंग पीरियड इसका 30 डेज है, और यहां पे मैंने लिखा रेफरेंस GSO। कोई बता पाइएगा क्यों ऐसा किया है? मुझे एक चीज बताइए, क्या QIB को जो मिलता है उस पर कोई लॉक इन है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। कहाँ है QIB के लिए कोई लॉक इन? सर अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रमोटर के साथ तो 1 साल का लॉक इन। वो नहीं, तो 3 साल। जनरल में कह रहा हूं, वो तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का पार्ट हुआ ना। मैं कह रहा हूं जब हम नेट ऑफर टू पब्लिक में RI को देते हैं, NII को देते हैं, QIB को देते हैं, तो इनके लिए कोई लॉक इन है? नो सर। नो सर। सर नो। लेकिन इस QIB में अगर एंकर इन्वेस्टर है जिसको दे रहे तो उसके लिए लॉक इन है या नहीं? यस सर। कितने दिन का? 30 डेज। क्यों? लिख दिया, हिंट भी दिया है। होनहार जवानों, अब तो सोचिए। सर क्योंकि वो स्टेबलाइज करने के लिए उसको अगर कम ज्यादा वो हो गया तो। बात बोले लेकिन आंसर सही नहीं सर किया। स्टेबलाइजेशन पीरियड तो 30 दिन का होता है। तो क्या हुआ? तो उस बीच में इनका क्यों लॉक इन कर दिया? पूरी बात तो मार्केट प्राइस अप डाउन तो वो कहीं। हाँ, शेयर्स का मार्केट प्राइस जो होता है, इशू प्राइस जो होता है, उसकी वजह से। थोड़ा और कुछ सोचिए, सोचिए, आ जाएगा दिमाग में। आखिर GSO क्यों करते हैं? प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए। प्राइस को कौन इफेक्ट कर सकता है? अनफोर्सेबल इफेक्ट इवेंट्स जितने भी हैं। प्राइस को कौन इफेक्ट कर सकता है? जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे या जिसके पास 1-2 होंगे? नहीं सर, जिसमें ज्यादा होंगे। मेरे पास 250 ग्राम टमाटर, पाव भर सब टमाटर है, 250 ग्राम टमाटर है। इसको मैं मार्केट से ले आऊंगा और मार्केट में रख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा, सडनली प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, सडनली प्राइस बहुत गिर जाएगा। अगर मैं 250 ग्राम टमाटर पॉलिथीन में लेके मार्केट में पहुंच गया बेचने तो? नो सर। कुछ भी नहीं होगा सर। और अपना 250 ग्राम टमाटर मार्केट से लेके निकल गया तो भाई तब भी भूचाल आ जाएगा। नो सर। ओ सर अगर मैं जो है वो 200 केजी टमाटर मार्केट में बेचने के लिए लेकर के बैठ गया, अब? यस सर, तब फर्क Yes. अब पड़ेगा। आ जाएगा। अब तो हिंट दिया, अब तो बोलिए। ये जो आपके QIB में से एंकर किसको बोलते हैं? जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक, मैं हमेशा बड़े एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, SME तो बता दिया आपका। तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा, जिसके पास ज्यादा है वही भूचाल ला सकता है ना। यस सर। यस सर एक तरफ आप प्राइस स्टेबलाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो 100-200 करोड़ वाले हैं, अगर ये बेचना चाहेंगे तो आप इन्हें रोक लीजिएगा। नो सर। नो सर। आप तो उल्टा ही मैकेनिज्म कर सकते हैं ना, कि अगर कोई ज्यादा बेचने के लिए आ गया तो आप खरीदना शुरू कर दीजिएगा, और अगर ज्यादा खरीदने लगा तो आप बेचना शुरू कर दिए। इनके पास इतना बड़ा शेयर से इतने पैसे हैं कि आप इनको जो है वो फुलफिल कर पाइएगा। नो सर। तो पहले इनको रोकिएगा या नहीं? यस सर। यस सर। 30 दिन के लिए इनको बोला कि भैया ठंड रख। सिर्फ कब तक के लिए? 30 डेज। और ये 30 डेज ही क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन में स्टेबलाइजेशन पीरियड का कितना है? 30 डेज। 30 डेज। तो 30 डेज के लिए इनके ऊपर लॉक इन है। ये बात समझ में आया? यस यस सर। सर अब हम लोग इंटरव्यू में कैसे आप लोगों को दुखी करते हैं वो सुनिए। यहां तो फिर भी लिख दिया था रेफरेंस GSO। पहले पूछते हैं, इज देयर एनी लॉक इन फॉर QIB और एनी काइंड ऑफ QIB, एनी कैटेगरी ऑफ QIB? यस सर, इन प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पार्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो सर। ओके, वो बंदा कहोगे उससे अगला क्वेश्चन पूछेंगे? नो सर। ठीक है। किसी ने बोला यस देयर इज क्राइटेरिया ऑफ लॉकिंग। अब उसने बोला कहां, कितने दिनों का? अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसने बताया एंकर इन्वेस्टर के लिए फॉर 30 डेज। अब बताइए उससे पूछेंगे कि नहीं व्हाई? यस सर। यस सर। यस सर देखिए ये 2 स्टेप है। पहला स्टेप दिया आप होनहार कहलाए, दूसरे स्टेप का अगर आंसर इस तरह से दे दिया आप जीनियस कहलाए या जीनियस के पप्पा जी कहलाए, और तब सैलरी बढ़ती है जबरदस्त। और तब आप बाहर आकर के मार्केट खराब नहीं करेंगे कि भाई CS में गए थे 30-40 हजार रुपए ऑफर किया, शुक्र है दिया, क्योंकि आप सारा प्रोविजन रट के जो गए थे वो सुनाए। अगर ऐसा ऐसा चीज बताते हैं तो देखिए कितने आपको जो है पैसे मिलते हैं। चलिए, द एलोकेशन टू AI फिर क्या है? AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एंकर Anchor इन्वेस्टर investor. ठीक है, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर है। द एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर शैल बी कंप्लीटेड ऑन द डे ऑफ द बिडिंग बाय एंकर इन्वेस्टर। ठीक है, उनको उसी दिन दे देंगे जिस दिन बिडिंग का है। लेकिन इनके लिए जो है वो देखिए तो बिडिंग कब ओपन कर रहे हैं, 1 day before। फिर यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, एक दिन पहले कर रहे हैं। ओपन तो उतने ही दिन रहेगा, तो एक दिन पहले ओपन हुआ तो एक दिन पहले बंद भी तो होगा, क्योंकि 3 दिन तक हम ओपन रखेंगे, 4 दिन तक जो भी रखें सबके लिए रहेगा। तो इनके लिए एक दिन पहले ओपन करेंगे तो इनके लिए एक दिन पहले बंद भी होगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए कट ऑफ प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा वो देखिए। कट ऑफ प्राइस ध्यान से देखिएगा, कट ऑफ प्राइस डिटरमाइन बाय एंकर इन्वेस्टर। अगर यहां पे एकदम ध्यान से हमने 2 सितंबर को स्टार्ट किया, पब्लिक के लिए किया 3rd को, 2nd, 3rd और 4th 3 दिन तक हमने ओपन रखा। हमारा मेन ओपन रखना था 3rd, 4th, 5th, और यानी कि हमें रखना था टोटल जो है वो 3 दिनों तक ओपन। कितने दिनों तक? 3 days। Days. 3 डेज तक ओपन रखना था। तो एंकर इन्वेस्ट हमने सबके लिए कहां से स्टार्ट किया? 3 से ओपन किया। फाइन, 3 से ओपन किया और कब क्लोज कर रहे हैं? 6 को। 6 को। भाई मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 10 है, कोई दिन रख सकते हैं ना, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो हमने लिमिट 10 से ज्यादा कर दिया, No, sir. 3 से कम है नहीं। सर चलिए, तो अब अगर 3 से 6 हमारा जो है वो मेन है, हमने कितने दिन पहले जो है वो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो है वो कट ऑफ बिडिंग ऑन करना है? 1 day before। 1 day before. यानी 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, 2 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ कौन बिड करेंगे? एंकर इन्वेस्टर। Anchor investor. बिड करना समझ रहे हैं ना, जो हमारा प्राइस था, कट ऑफ प्राइस हमें निकालना है, हमारा 100 से 120 है, तो वो बिड करना शुरू कर दिया, अपना फॉर्म भेजना शुरू कर दिया, हमने उनका रखना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा जो फॉर्म हमारे पास आया 2 तारीख को, वो सिर्फ किसके तरफ से आया? Anchor investor. आ गया। Yes, यस sir. सर। अब 3 को बताइए किनके तरफ से आएगा? पब्लिक एंड एंकर इन्वेस्टर। QIB. QIB, NII, RI और एंकर इन्वेस्टर का भी आएगा, यस सर। क्योंकि आपका 6 तक ओपन है, तो एंकर इन्वेस्टर कितने तारीख तक करेगा? 5 तक। 5। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले शुरू किया तो एक दिन पहले बंद भी होगा इनके लिए। तो देखिए 3 को और 3 को, 4 को और 5 को आपको जो है किन किन लोगों ने किया? AI. QIB, NII और RI किया। यस सर। Yes, sir. और 2 तारीख को सिर्फ AI किया। Yes, यस sir. सर। 5 तारीख को जो है वो आपका फॉर्म कुछ आया होगा या नहीं? यस सर। बहुत सारे आए होंगे। यस सर। Yes, sir. आप इसके बेसिस पे जो कट ऑफ निकालते हैं उसको कहते हैं AI कट ऑफ, एंकर इन्वेस्टर का कट ऑफ। किस दिन? जिस दिन AI का बिड खत्म हो रहा है उस दिन तक AI इंक्लूडिंग ऑल अदर का जितना भी बिड आया सब कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यस सर। अब इस बेसिस पे कोई कट ऑफ आएगा या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, इस बेसिस पे जो कट ऑफ आया थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं, वो आया 115। पॉसिबल? यस यस सर। अब एक दिन और बिड होना है, यस सर। इसमें AI को मौका मिलेगा, नो सर। नो सर। लेकिन ये 3 लोग बिड करेंगे या नहीं? यस सर। यस। इन तीनों के बिड करने के कारण कट ऑफ प्राइस कम, ज्यादा या बराबर हो सकता है या नहीं? यस Yes, सर। Yes, sir. याद कीजिए, बहुत हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे और नए आ गए तो उनके कारण एवरेज एज क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उतना ही रह सकता है। पढ़ते थे ना ऐसा क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. तो अगर इन्होंने अब उस दिन बिड किया तो इसके कारण एक और कट ऑफ डिटरमाइन होगा, जिसको कौन सा कट ऑफ बोलते हैं? फाइनल कट ऑफ। पब्लिक कट ऑफ। पब्लिक कट ऑफ। तो पब्लिक कट ऑफ जो है वो आपका जो है वो डिटरमाइन, वो निकला मान लीजिए 120 है। पॉसिबल? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर 120 निकला तो आपने बताइए कितना ने लिया था एंकर इन्वेस्टर से, किस बेसिस पे लिया? क्योंकि इनसे तो पहले पैसे लेंगे, किस बेसिस पे लिया? 115 15 पे. और 5 रुपए लेंगे या नहीं उनसे? Yes, sir. यस सर।
लेंगे और उन्हें 5 रुपया देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट। पैसे भी ले लेंगे, शेयर भी फॉरफिट कर लेंगे, लॉ कहता है। ठीक है, तो उनसे 5 रुपए लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 120 की जगह जो है ये 115 ही आए, हो सकता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, यस सर। क्लियर? यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि 110 आ जाए, यस यस सर। सर। पॉसिबल है या नहीं? यस सर। तो 5 रुपए इनको दे देंगे? Yes, sir. नहीं, यहां पे हम दुष्टता दिखला रहे, कह रहे ये मालदार असामी एंकर इन्वेस्टर, उसमें भी एक तो क्यूआईबी वैसे ही रिच हो गए यस सर। और क्यूआईबी में भी ये क्या है, Anchor investor. एंकर इन्वेस्टर है। तो बोला अगर ज्यादा हो गया तो नो रिफंड ऑफ व्हाट, Excess amount. एक्सेस अमाउंट रख लेगी कंपनी, और अगर जो है वो कम हो गया तो एक्सेस शैल बी चार्ज फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। बात पूरी क्लियर हुई? यस सर। केस Yes, लॉ में sir. हम लोग पूछ सकते हैं, और यकीन मानिए अगर मेरे जैसा बंदा रहा तो ज्यादातर आपसे लॉ, केस लॉ और प्रोविजंस की जगह जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा। पढ़ा हुआ रहेगा बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा सिर्फ बदुआएं आप उनको देंगे, लेकिन काम उससे चलेगा नहीं। तो इसीलिए सारा चीज ध्यान रखिए। क्लियर है या कुछ और बोलूं इसमें? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब जरा लास्ट पॉइंट देखिए, इसी को मैंने दिखलाया है। कट ऑफ डिटरमाइंड बाय एंकर इन्वेस्टर इज ग्रेटर देन कट ऑफ डिटरमाइंड आफ्टर बिडिंग फ्रॉम ऑल। रिफंड देंगे? नो सर। नो रिफंड। इज लेस देन कट ऑफ प्राइस डिटरमाइंड आफ्टर बिडिंग। डिफिसिट अमाउंट चार्ज करेंगे? यस सर। शैल है या मे है? शैल। सर। कंपनी को लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो कंपनी अपने जेब से भरेगा, कंपनी के एंड से कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर। आइए अब इनके रूल देखिए। अगर पब्लिक इशू, कितने एंकर इन्वेस्टर अपॉइंट करेंगे उसको लेकर के। पब्लिक इशू कहां है, मेन बोर्ड पे है या एसएमई पे? दोनों हो सकता है, हमें दोनों प्रोविजन देखने पड़ेंगे या नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए पहले मेन बोर्ड वाला देख लें। तो पहला चीज, फॉर एलोकेशन अप टू 10 करोड़। अगर आप एंकर इन्वेस्टर के बीच में, याद रखिएगा अभी जो पढ़ा रहा हुआ है कि एंकर इन्वेस्टर के बीच में एलोकेशन भी तो करेंगे शेयर का, प्रोरेटा वगैरह बेसिस पे। यस सर। यस सर। अगर आप एलोकेशन कर रहे हैं कितना तक, करोड़ तक। क्या ये इशू साइज की बात कर रहा हूं? नो सर। तो क्या बात कर रहा हूं, ये एलोकेशन अप टू 10 करोड़ क्या है? उनको कितने लॉट होंगे टोटल इशू में? किनको? एंकर इन्वेस्टर को। बिल्कुल सही। एंकर इन्वेस्टर के हिस्से में जो जा रहा है अगर वो अप टू कितना है, 10 10 crore. करोड़। तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा कितने जो है वो होंगे एंकर इन्वेस्टर? 2। अब आप खुद सोच लीजिए 10-10 करोड़ मिलेगा उन्हें, 10-10 करोड़ का? नो सर। अरे भाई कह रहे हैं जब 10 दे रहे हैं तो ऐसे केस में मैक्सिमम कितने होंगे एंकर इन्वेस्टर? 2 Two सर। investors. अब ये मत कहिएगा फिर वो एंकर इन्वेस्टर कैसे कहलाएंगे। एंकर इन्वेस्टर आप एप्लीकेशन देने से है या अलॉटमेंट से होते हैं? एप्लीकेशन से। रिटेल इन्वेस्टर का स्टेटस एप्लीकेशन देने से या अलॉटमेंट से होता है? एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन। आपने अगर अप्लाई किया है 2 लाख या उससे ज्यादा का, 2 लाख तक का, तो आप रिटेल हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा का किया तो क्या है, एनआईआई है। NII. या 2 लाख का मिलेगा तब, 2 लाख तक का मिलेगा तो रिटेल कहलाएंगे। नो सर, एप्लीकेशन से। Apply. हो सकता है आपने 10 लाख का अप्लाई किया और आपको 1 लाख का मिला, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। यस सर। स्टेटस क्या रहेगा? एनआईआई। एनआईआई। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अगर 10 करोड़ तक उनके बीच में बांट रहे हैं तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा कितने एंकर इन्वेस्टर? 2 सर। Two investors. 2। फॉर एलोकेशन अबव कितना? 10 करोड़। करोड़। लेकिन कहां तक? 20 अप टू 50 250 करोड़। करोड़। फिर पूछूंगा क्या ये इशू साइज है? सर। नो सर। एप्लीकेशन से। एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाला ये अमाउंट है, एलोकेशन का अमाउंट। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 15। और किसी को भी जो है वो 5 करोड़ से कम का नहीं देंगे। अब आप जानिए कैसे प्रोरेटा वगैरह पे काम करेंगे, लेकिन ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपको बोला एंकर इन्वेस्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है? नो सर। No, sir. लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये सारा प्रोविजन कंप्लाई करना होगा या नहीं? यस सर। अगर एलोकेशन अबव 250 करोड़ है तो
मिनिमम कितने, 5 investors. मैक्सिमम 15. 15 कहां तक के लिए, up to 250 crores. 250 crores. ठीक है, कहां तक के लिए, फॉर एलोकेशन अप टू वो कितना 250 Yes. एंड एडिशनल 10 सच इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 250 करोड़ रुपीज पार्ट देयर ऑफ। जितने भी 250 से क्या होगा आपका ज्यादा होगा, हर 250 पे एडिशनल कितने 10. 10। क्लियर है। Yes sir. अगर 250 की जगह मान लीजिए आपका जो है 250 को आप क्रॉस कर गए, तो 250 अगर क्रॉस कर गए तो मान लीजिए आप 300 करोड़ का कर रहे हैं, तो वैसे केस में मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितने हो गए, 25 ये कहां तक का हो गया, ये 250 तक। अब कितना एक्स्ट्रा बचा 50. 50 तो जितना भी एक्स्ट्रा बचा 250 से कम तक का है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 10 और रखना है। एडिशनल 10 और करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर यहां पे आप इशू लाते 350 का तो उनके बीच में देते तो भी सेम चीज होता। यस सर। अगर ये 450 का करते तो भी 250 तक ये, और Yes, इधर sir. 200 हो गया तो 10। लेकिन अगर ये आपका जो है वो 500 होता तो पहले और 250 के लिए ये और बाद वाले 250 के लिए 10। सही कह रहा हूं। यस सर। अब अगर 550 करोड़ का है तो जल्दी बता दीजिए कितने होंगे, तब समझूं। 250. सर फिर एडिशनल 10 और होंगे। सबसे पहले 250, 250 और 50 ऐसे अलग कर लीजिए। बच्चों वाला ही तरीका है लेकिन गलत नहीं होगा। इसके लिए 5 से कितना 15 हो गया। Yes sir. यस सर। इसके लिए 10 10 additional. और इसके लिए 10. 10। क्लियर है। Yes sir. सर मतलब 550 करोड़ तक तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम फिर 35 हो जाएंगे ना। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 35 हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि 10 + 10 कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ आपको टोटल जो अब देना रहेगा ये 10, ये 10 और ये क्या हो गया 15। तो मैक्सिमम जो आपका हो गया 10, 10 और इधर नहीं, मैक्सिमम यहां पे लगेगा सिर्फ, इधर वाले में तो मिनिमम लगा हुआ है एडिशनल इतना फॉर एवरी दिस। तो ये एडिशनल है 10 फॉर एवरी सच, ये 10 आपको इसमें करना रहेगा। और यहां आप अगर देखेंगे तो 5 टू आपके लिए आसान शब्दों में कहिए 35 तक का लिमिट हो गया। यस सर। क्लियर है। Yes sir. अरे एक बार और सब्जेक्ट समझा दो, क्या, समझ नहीं आया, क्लास कट हो गई थी। एकदम ध्यान से वरना मुक्का मार के समझाऊंगा। फिर से कह रहा हूं 550 करोड़ का हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, कितने का 550 इशू साइज है या अलॉटमेंट टू एआई है। अलॉटमेंट टू एआई। चलिए इसको बांटिए 250 वाले पोर्शन में। अब कितना बचा 50 50। 250 के लिए पहले 250 के लिए क्या रूल है, 5 सर आगे बोलिए 5 टू क्या, 15 तो लिखिए 5 टू 50 मिनिमम मैक्सिमम। अगले 25 के लिए कितना है 10 एवरी लिखा हुआ, ये देखिए एवरी एडिशनल 250 करोड़ और पार्ट देयर ऑफ दोनों लिखा हुआ है, तो पूरा हो गया तो यहाँ 10 और पार्ट देयर ऑफ 50 हुआ। यस सर इसके लिए भी 10, तो 10, 10 और 15 तो मैक्सिमम 35 और मिनिमम कितना 5 हो गया ये। यस सर और किसी को भी जो देंगे वो कम से कम कितने वैल्यू का देंगे 5 करोड़ 5 करोड़ का। अब देखिए इसी से आपका जो है वो एसएमई वाला हो जाएगा, उसमें ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस पे कोई केस लॉ देगा तो बन जाएगा या फिर जो है वो बोल्ड होके आएंगे, हो जाएगा सर। फिर बन जाएगा। 100%। यस सर और बनना भी चाहिए, इतना दम लगाया गया और आपने भी ठीक से समझा है तो क्या होना चाहिए, मेन समय में वो आउटपुट निकलना चाहिए। अब बताइए किस पे चलेंगे, इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑन व्हाट, मेन SME. मेन बोर्ड का तो पढ़ लिया, किसमें आएंगे अब एसएमई। एसएमई एक्सचेंज। कुछ नहीं बस वैल्यू देखते रहिएगा। यहाँ पे 10 था, यस देखिए यहाँ कितना है 2 2 करोड़ और ये वाला चीज देखिए 2, ये जो है वो सेम है 2। क्लियर। यस यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, 25, यहाँ पे देखिए 10, 250 और ये जो है 2, 15 और 5
तो ये 2.15 में कोई चेंज नहीं है, देखिए 2.15 में कोई चेंज नहीं है। ये 5 जो है वो 10 का आधा है 5, ये जो है वो 2 का आधा कितना हो गया 1 1, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगर यही आपका जो है वो एडिशनल अब एक जीरो हटाते जा रहे हैं, यहाँ 250 है तो यहाँ कितना लिख रहे हैं 25। 25। देखिए ना यहाँ भी जो है वो 250 है तो यहाँ पे 25 ही तो लिख रहे हैं। क्लियर है? यस सर। Yes. तो यहाँ पे जो ये 5 और 15 है, देखिए कोई चेंज नहीं है, ये 5 और 15 सेम है। Yes, sir. अब यहाँ 250 है, बताइए उसमें क्या लिखा रहेगा 25 25। 25, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल 10 वाले में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 250 की जगह क्या रहेगा 25. 25 ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिमम 5 है, यहाँ पे मिनिमम क्या लिखेंगे इसमें 1 1, हो गया। तब तो आप जीनियस निकल गए, मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। ये वाला रिमेंबर करना पड़ेगा नहीं। अगर ये वाला आप अगर रिमेंबर कर लिए हैं तो ये थोड़ा सा अपने टेक्निक से जो है वो अपने दिमाग का रटने वाला पोर्शन का जो है वो काम बचा सकते हैं। क्लियर है यस सर। Yes, sir. पूरे तरह से? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो है तो आप कीजिए, क्योंकि इसके बाद कुछ नए चीज पे आएंगे, मजेदार चीज पे। तो इससे पहले का तो सारा लिखा हुआ था, सर। Yes, sir. ठीक है, करते जाइए और फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्या? सर एक मिनट, ओके एक मिनट। ओके, कीजिए और बताइए फिर।
Done, sir. आइए नेक्स्ट पे। Sir, क्या सबका डन है? एक second. कीजिए, 1 सेकंड तो हो गया। Done. आइए नेक्स्ट पे।
सर डन। आइए नेक्स्ट पे। डन सर। सबका डन है? यस सर। सर नहीं, एक क्या ये था या इससे पहले वाला था? सर यही वाला। ठीक है, कीजिए और बताइए फिर। डन सर। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब पहले एक एस्पेक्ट देखिए, एक डिस्कशन करते हैं और खुद आप समझ जाएंगे उससे हम कहां पहुंचना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आती है। इस पब्लिक इशू में
कंपनी के हाथ में पैसे कब आएंगे? जब उसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट के लिए कर पाएगी। जरा दिन कैलकुलेट करें, यस सर। ध्यान से सुनिएगा क्या हम करना चाह रहे हैं। आखिर पब्लिक इशू किस पर्पस के लिए? अभी मजा आएगा, पब्लिक इशू करते हैं या पैसे से प्रोजेक्ट चलाना है? सर प्रोजेक्ट चलाना है। प्रोजेक्ट तो चलाना प्रोजेक्ट चलाना है तो पैसे पहले ही दिन जो एप्लीकेशन मनी आया इधर इधर खर्च करना शुरू कर दीजिए। नो सर। नहीं, तो इसका मतलब कब से आप उस पैसे को हाथ लगा सकते हैं? आपके पास वो पैसे कब आ सकते हैं? जब आप उसको प्रोजेक्ट में लगाइएगा। जरा ये दिन कैलकुलेट करें। यस सर। और हम जल्दी में है, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी में इसका मतलब लॉ को तो फुलफिल करना है, जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी करके हम देखते हैं। मतलब हम अपने साइड से एज बीइंग द साइड फ्रॉम द कंपनी, वी आर एट द एंड ऑफ कंपनी, हम लोग कंपनी के एंड पे हैं, एंड वी विल ट्राई टू डू ऑल एंड मेक ऑल रीजनेबल एफर्ट टू मेक इट एक्सपीडिएट, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम उस पैसे को हाथ लगा सके। हमारा ये इंटेंशन रहेगा, बट बाय अवॉइडिंग द प्रोविजंस। प्रोविजन में जो टाइम है उसको करेंगे, लेकिन जहां हम अपना टाइम बचा सकते उसको बचाएंगे। जरा कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले एलपीटीएल लीजिएगा या नहीं? यस सर। बोलते जाइए, डिस्कशन है तभी आगे जाएंगे। है। यस सर। एलपीटीएल के लिए कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा? मैक्सिमम 30 डेज। आपकी किस्मत की बात, हो सकता है 4 दिन में भी आ जाए। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन क्या यहाँ हम सेबी को कह सकते हैं, सीएलए को कह सकते हैं चल जल्दी से जो एलपीटीएल दे डाल? नो सर। नो सर। हमारे हाथ में नहीं, तो यहाँ 30 डेज हमें रखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अब जिस दिन हमें मिल गया एलपीटीएल, हम जल्दबाजी में तो सेम डे इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जा सकते हैं, ये अपने से कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ये फुर्ती दिखला सकते हैं ना, सब कुछ तैयार रखा, आया और दौड़ गए कहाँ के लिए? इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया, फटाक से अप्लाई। फिर उसे क्या बोलेंगे, आज क्या दे दे? नो नो सर। सर। कितना दिन रुकना पड़ेगा? मैक्सिमम 30 30 डेज। 30 डेज तक रुकना पड़ सकता है, तो 30 रखिए। अब मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे, 1 दिन का टाइम लगेगा सारे फॉर्मेलिटीज करने में। यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम तो बहुत लगता है सब कुछ तय करना, ये करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितने जल्दी से जल्दी हो सके वो देखते हैं, इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता। 1 दिन लगाया। अब ये ड्राफ्ट करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्यों रखा है 10 दिन, पता है आपको? 500-600 पेज है, अगर कहीं पे गड़बड़ हुई, भूल चूक, लेनी देनी हुई तो बहुत लेना देना पड़ जाएगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। याद है ना आपको, डीएलएफ आरएनआरएल का एग्जांपल दिया था, सब्सिडरी Yes, कंपनी के ऊपर एक एफआईआर था और वो बताना भूल गए थे। ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ 2600 करोड़ लिया। कितना लिया फाइन? 2600 2600 करोड़। करोड़। और सिर्फ 3 साल के लिए डिबार कर दिया सिक्योरिटीज मार्केट से। बेइज्जती खराब की या नहीं की? यस सर। और मामला क्या था? हम लोग के लैंग्वेज में कहिए तो टुच्चा सा मामला। एफआईआर दर्ज था, सिर्फ एफआईआर था, वो भी किस कंपनी पे? सब्सिडरी पे। सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी पे। अब क्या सर कंपनी पे एफआईआर दर्ज होता है? अभी एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं जहां ये झूला टूटा उस कंपनी के ऊपर? यस सर। ना जो हादसा हुआ है मोरबी में। तो अब ऐसे ही कंपनी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है। तो यहां आपका 10 दिन गया। अब ड्राफ्ट करके सेबी को देंगे, इधर स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करेंगे। क्या करूं, वापस ले चलूं या याद है चार्ट? यस सर। नो सर, याद है सर। याद है। तो वहां जो स्टॉक एक्सचेंज और जो पब्लिक को मैक्सिमम कितना टाइम देते हैं कमेंट के लिए? नहीं समझ में आई बात? कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। क्या लाइन में प्रॉब्लम है, कनेक्शन इश्यू है, या पीछे लेके चलूं? 21 डेज। 21 डेज। और सेबी को कितने दिन, सेबी कितना समय ले सकता है? 30 डेज। तो 21 प्लस 30 करेंगे, इस 30 में ऑटोमेटिकली ये 21 हमारा शामिल हो जाएगा। सर इसी में हो जाएगा। इसी में हो जाएगा, तो ये 30 डेज वेट करना होगा। यस सर। ठीक है। अब सेबी ने जब सब कुछ हाँ वगैरह कह दिया, अब ये हम मान के चलते हैं कि सेबी की तरफ से हाँ है, मॉडिफिकेशन नहीं है, तब की बात कर रहा हूं। अब प्रिंटिंग और साइनिंग होगा। यस सर। कितना टाइम रखा मैंने? 5 डेज। आप कहेंगे सर रातों रात कर लेंगे, सोच के देखिए, करोड़ों छपने हैं, 1-2 नहीं है, पूरे शहर के प्रिंटिंग प्रेस को काम पे लगा देंगे।
और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर पाइएगा? करोड़ों छपने हैं और प्रिंटिंग के बाद क्या होना है, साइनिंग होना है। तो छपना और उसके बाद साइन होना। आप कहिएगा सर साइन कैसे? तो साइन पे स्टाम्प लगता है, वो जो सिग्नेचर होता है वो आप अपने मार्कशीट वगैरह पे देखे हैं, अगर यूनिवर्सिटी से मिलता है तो वीसी का सिग्नेचर रहता है। यस सर। यस सर। वो हैंड से नहीं रहता है, वो स्टैम्प्ड रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट है किस चीज के, सिग्नेचर के। तो कैसे लगता होगा? ऐसे ही ना, कोई ठक ठक ऐसे ही लगता होगा क्या? ऐसे ही ना, ढिंक ढिंक चिका वाला होता होगा, ढिंक चिका इधर इधर ठोक रहे हैं। या आजकल वो आता है ऑटो रिफिल वाला, मतलब इंक लगा रहता है तो सिर्फ एक बार ठोकते चल जाइए, ऐसा ही होगा। यस। फिर भी ये काम करने में आपको जो है वो मान के चले 1 सेकंड लगेगा एक फॉर्म पे। यस सर। करोड़ों की संख्या में अगर रहेगा तो जरा सोच करके देखिए, अगर आपने जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं 5 करोड़ भी छपवाए, कितने? 8 करोड़। तो कितने मिनट लगेंगे? डिवाइड कर दीजिए 60 से। कितने आवर लगेंगे? डिवाइड कर दीजिए 60 से। तो मुझे आप बताएंगे क्या ये निकल के आ रहा है एक बार अप्रोक्सीमेट? ये 00 तो 8,33,333 8,34,300 एंड सर 33,330 सर 60 into 60 दो 60 है। हाँ सर डिवाइड मैंने एक 13,888। यस सर 13,888 यही है। यस सर। यस इतने आर लगेंगे एक आदमी अगर करेगा तो ये लगेगा। अब अगर इसी में हम अगर 10 लोगों को भी लगा दें तो भी जो है वो 138 आर लगा। एक आदमी आपका जो है ऑन एवरेज 10 घंटे भी काम करेगा तो भी आपका जो है वो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें 100 लोग लग गए तो 138 आर, कितने? 100 पीपल लगे, 138 आर। अब अगर 138 आर लगातार वो करेंगे तब 138 आर। अब आप मान के चलिए कि एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितना कर पाएंगे, 10। तो भी 100 आदमी 13 दिन यानी 14 दिन तक लगातार इस काम को करते रहे तो 7 दिन में करने के लिए 200 आदमी। अगर इसे जो है हम 3.5 डे में करें तो 400 आदमी। अब इससे ज्यादा आदमी रखिएगा क्या? नो सर। नो सर। क्या वहां पे पूरा का पूरा जो है वो रैली निकालिएगा? नो सर। इसीलिए रीजनेबल हमने लिया है। क्या इससे जल्दी कर पाएंगे? नो सर। चलिए अब आरओसी के पास फाइल करना, यहां तो फुर्ती दिखला सकते हैं, यस सर। कर दिया। ऑफर डॉक्यूमेंट टू पब्लिक, यहां भी तेजी दिखला दिया। लेकिन ओपनिंग ऑफ ऑफर और क्लोजिंग ऑफ ऑफर, ओपनिंग ऑफ ऑफर के लिए 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, मिनिमम है। याद आया ये कौन सा डेट है? आरओसी के पास फाइल करने के बाद 3 दिन आपको क्या करना पड़ेगा? 3 दिन के बाद इशू को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो ये टाइम तो लगना ही लगना है। अब क्लोजिंग जो है वो 3 से 10 दिन है। मैंने 5 दिन इसलिए लिया कि आखिर सब्सक्रिप्शन के लिए तो इतना काम कर रहे हैं, तो सेफ साइड 5 दिन लें या 3 दिन लें? सर 5 लेंगे। ले लीजिए 5 दिन, एक आध दिन कम करना होगा फिर भी कर लीजिएगा, कुछ भी कम कर लीजिएगा, 3 से तो कम नहीं ना कर सकते हैं। नो सर। नो सर। अब इसके बाद 2 काम, 15 दिन का अलॉटमेंट वाला और वहां से जो है वो 10 वीक्स यानी 70 डेज। ये 15 दिन उसी 70 डेज में आ जाएगा। यस सर। तो ये 10 वीक्स मतलब 70 डेज यहां से रुकना पड़ेगा, या कुछ बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का कि जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जल्दी से जो है परमिशन दे दो, बोल सकते हैं ऐसा? नो सर। नो सर। नो। तो वो भी बोलेगा क्या मार्केट में रहने की इच्छा खत्म हो गई? ट्रेडिंग परमिशन फटाफट एज सुन एज पॉसिबल है तो फटाक से अप्लाई कर दिया, हो गया। यस सर। यस। ये ऐड किया तो 187 डेज निकला। कितने दिन हो गए? कितने महीने? 6 महीने हो गया। यस सर। यस सर। 6 महीने बाद पैसे को हाथ लगा पाएगा। अब ये इसको अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आएगा जब सारा चीज हो जाएगा। अब अगर 6 महीने का टाइम लगेगा तो जरा सोचिए, अगर आप जो है वो पंखे और एसी का बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगा कि बहुत अच्छा जो है वो जून में हमारा चलेगा, बिक्री होगा, जून से जो है वो प्रोसेस शुरू कीजिएगा, तब तक ठंड आ जाएगा। यस सर। ब्लोअर बेचने का टाइम आ जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर आपको प्रोजेक्ट में जल्दी पैसे की जरूरत है तो क्या करें? खा या कुछ नहीं कर सकते, रूल है तो ये काम करना पड़ेगा।
अगर हम कुछ जगह पे देखें कि अगर हमें एग्जम्प्ट कर दिया जाए और वो चीज हमारा तेज कर दिया जाए, जल्दी दे दिया जाए, तो देखिए कौन कौन सा जगह, मेजर जगह, ये एलपीटीएल वाला 30 डेज, इन प्रिंसिपल वाला 30 डेज, सेबी वाला 30 डेज। देखिए जहां जहां रेगुलेटरी बॉडी, लिस्टिंग परमिशन वाला कितने दिन, 10 वीक्स। इनको हटाते तो देखिए काम कितने दिन में हो गया, 28 डेज में, 28 दिन में हो गया। बताइए जल्दी हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। लेकिन क्या आपने ऐसा किया है कि आपको इन चीजों में से भी जल्दी दे देंगे? आप अगर कहीं किसी जगह जाते हैं, कतार में लोग लगे हैं, आपको कब जो है वो प्रायोरिटी मिल जाता है? जब आप वीआईपी हैं। हाँ या ना बोलिए। मेट्रो में लाइन में आप लगे हुए हैं, लंबी कतार, अगर मेट्रो में सफर किए हो, इधर से जो है कोई वीआईपी आएंगे, वो भी उसी पीछे लगेंगे सबके? नो सर। नो सर। उनका जो है वो चेकिंग भी नहीं होता, फिस्किंग भी नहीं होता, वो सीधे निकल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बाकी लोग निकल गए सीधे। क्यों? क्यों निकल गए? क्यों उनका एक्सरे से भी नहीं गुजरे, ना फिस्किंग हुआ, कुछ नहीं हुआ? क्योंकि उनके ग्रेविटी, उनके जो है वो डेकोरम को देखते हुए वो कोई भी ऐसा चीज लेकर के नहीं जाएंगे जो कि लॉ के अगेंस्ट होगा। ये उनके स्टेटस के कारण उनको मिला है या नहीं? यस सर। मिला है। इसके लिए उन्होंने काम किए, प्राइम मिनिस्टर बने तब ना, या आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने तब ना ये उनको फैसिलिटी मिली, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे ही किसी कंपनी को ये स्टेटस कब मिलेगा? जब कंपनी भी कुछ ऐसा करके दिखाए कि हम उन्हें इन चीजों से क्या कर दें, एग्जाम्प्ट कर दें। और कंपनी को एग्जाम्प्ट कर दे, इसका मतलब कंपनी का उतना ही अच्छा रिपुटेशन होना चाहिए, फ्रॉड वगैरह ना हुआ हो, कोई कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो, डिविडेंड वगैरह दे रहा हो, एक लिस्टेड कंपनी, उस पर सेबी की लगातार नजर हो, लिस्टिंग परमिशन वगैरह को कंप्लाई कर रहा हो। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा होगा तभी देना चाहिए परमिशन, या एवी किसी को भी बोल दें कि एग्जाम्प्ट कर देते हैं? नो सर। सर ये सब होगा तभी देना चाहिए। ये सब होगा तभी। देखते हैं घर में कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे, अगर आएंगे तो पापा बोलेंगे बाहर से ही डिस्पोज कर देना, जैसे पूरे को करते हैं, ऊपर मत लाना। कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड होंगे, जो फ्रेंड जो है कॉलवेल बजाएंगे, मतलब मेन गेट से आकर के, गेट का कॉलवेल तब आएंगे। कुछ फ्रेंड है ऊपर तक आकर के गेट नॉक करके तब आएंगे। कुछ फ्रेंड है दरवाजे पे जोरदार लात मारेंगे और बोलेंगे अबे दरवाजा खोल के नहीं रख सकता है क्या, और इन कर जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं? यस सर। ये जो फ्रेंड थे, जो दरवाजा सिर्फ सटाया हुआ था तो गुस्सा आ गया और लात मार के इनकी कि भाई पूरा खोल के क्यों नहीं रखा था, पता नहीं महाराजा जी आ रहे हैं। ये वो फ्रेंड होंगे जिन्होंने आपका उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होगा, तभी तो उनके लिए जो थोड़ा एंट्री है। या कोई भी रोड चलता हुआ आज पहले दिन दोस्ती हुई और उसको इतनी परमिशन मिल गई, इतनी इजाजत मिल गई कि आपकी फैमिली के बीच बैठ के वो खाना नाश्ता कर सकता है। नो सर। नो। लेकिन आप ही के कुछ फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी हो, तो बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं जो आपके फैमिली के बीच में फैमिली मेंबर की तरह बिल्कुल वैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। होता है ऐसा? इसका मतलब उन्होंने ऐसा डेकोरम दिखलाया है। अगर आपके पापा ने आपके किसी फ्रेंड को चिमनी फैक्ट्री बनते हुए देख लिया, गंगाजल का सेवन करते हुए देख लिया, मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मारते देख लिया, उनको फैमिली के बीच में बिठा करके डिनर कराएंगे या धोएंगे, मुक्का देंगे? मेरा वाला ई मुक्का देंगे या फिजिकल मुक्का देंगे? फिजिकल। इसका मतलब है कि रिपुटेशन ऐसा होना चाहिए कि इजाजत मिले। कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे कि आपको बोला जाएगा जान उसके साथ बैठ करके पढ़ाई कर लेना, जाओ उसी के घर जा बैठ के पढ़ लियो। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने वाला है। आप बोले कि मुझे जाना है फलाने दोस्त के पास, उसके साथ बैठ के रात में पढ़ाई करूंगा, कंबाइंड स्टडी। पापा बोलेंगे गला ना दबा दो दोनों का कंबाइंड स्टडी, क्योंकि उनको पता है कि दोनों कंबाइंड स्टडी नहीं करेंगे, मूवी देखेंगे। क्यों? उसका रिपुटेशन इस तरह से होता है। ऐसा या नहीं? तो ऐसे ही तो कौन है? कंपनी है। अब किस कंपनी को ऐसा करने का इजाजत देगी सेबी और रेगुलेटरी बॉडी? जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसी को हम फटाफट इशू लाने देंगे ताकि वो पैसे लगाए और उस पैसे से इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। लेकिन इकोनॉमी के लिए हम अपने इन्वेस्टर की जान ले लें? नो सर। कहा दोनों का सॉल्यूशन क्या हुआ? तो कहा कि हम इसके लिए प्रोविजन ला देते हैं। और तब कहा कि अगर कंपनी जल्दी में इशू लाना चाहती है तो कुछ नहीं, वर्ड क्या दे दिया? फास्ट ट्रैक इशू। बड़ा सिंपल सा नाम दिया, ये नाम अच्छा दिया ना? यस सर। समझने में कोई समस्या ही नहीं होगा। लेकिन कहा ये फास्ट ट्रैक इशू के लिए कौन कौन से प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे? क्या आईसीडीआर का रेगुलेशन फॉलो होगा या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. आईसीडीआर का वो जो 6162 तो होगा ही, उसके अलावा आईसीडीआर रेगुलेशन में इनके लिए अलग से प्रोविजन है। ये सब डेजर्ट के रूप में स्वीट डिश है, वो मेन कोर्स तो करना ही करना है, ये वाला भी इनको फुलफिल करना है या नहीं? यस सर। Yes, sir. क्या ये वाला नॉर्मल इशू के लिए पढ़ा है हमने? नो सर। No, No. sir. नो लेकिन सर। जो नॉर्मल हमने पढ़ा वो कीजिए, साथ में इसको फुलफिल कीजिए, तब हम आपको फास्ट ट्रैक इशू करने की क्या देंगे? Permission. परमिशन देंगे। जरा देखिए अब ये क्या क्या प्रोविजन है। सब प्रोविजन ऐसा ही कि ले कि हाँ होनहार है कंपनी। पहला, इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मिनिमम है या मैक्सिमम? मिनिमम। Minimum. कम से कम 3 साल से लिस्टेड हो। भाई लिस्टेड रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या गुल खिला रहे हैं। यस सर। क्या पहली बार में फास्ट ट्रैक इशू इसका मतलब हो सकता है पहला इशू? नो सर। बिल्कुल No, नहीं। साथ ही साथ सिर्फ 3 साल से लिस्टेड ही नहीं होंगे, बल्कि देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पे पहले आ जाइए। इश्यूअर कंपनी हैज कंप्लाइड द लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर हाउ मेनी इयर्स मिनिमम? 3 years। Yes. 3 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, जब से आप इशू करने। इसका मतलब सिर्फ 3 साल लिस्टेड से नहीं होगा। 3 साल लिस्टेड है ये तो ठीक बात है, लेकिन 3 साल में जम करके नॉन कंप्लायंसेस है तो नहीं हो फास्ट सकता। ट्रैक इशू नहीं होगा। 3 साल से सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट के सारे कंप्लायंस फुलफिल करने हैं। और आपने देखा है ना LODR में कितने कंप्लायंस हमने देखा था? 7 दिन पे, 14 दिन पे, 21 दिन पे, क्वार्टरली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब याद है? यस सर। उसमें कहीं भूल चूक लेनी देनी नहीं होना चाहिए। लिस्टिंग फी वगैरह तो अपनी जगह है, वो तो जाना ही चाहिए। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए कितना, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। कम से कम 250 करोड़ का होना चाहिए एवरीडे का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर्स का फ्रीक्वेंट ट्रेड हो रहा है या नहीं? यस सर। ये तो जबरदस्त ट्रेड है। वहां तो हम कहते थे टोटल का कितना लेते थे? 10% पूरे साल में। ये तो कह रहे हैं कि हर दिन का आपका जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हर दिन जिस दिन भी ट्रेड हो रहा है, कितना होना चाहिए? मिनिमम 50 करोड़। और आपने देखा है, हमने TCS वगैरह का देखा है, उनका होता है, देखा था ना? यस सर। यस एक सर। दिन में। तो वैसे ही कंपनी के लिए एरा गिरा नथु खेरा के लिए नहीं है। आइए अब इसके बाद कह रहे ईश्वर कंपनी हैज रिड्रेस। फिर देखिए ये मिनिमम है या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम 95%। आप जब इशू लाने जा रहे हैं, वो कोई ना कोई दिन होगा, कोई ना कोई मंथ होगा। यस सर। तो आप जिस भी क्वार्टर में इशू लाने जा रहे हैं, उस क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है, उससे पहले के जो क्वार्टर है, उस तक जितने भी कंप्लेन है उसमें से कितना कंप्लेन रिड्रेस हो गया हो? 95%। 95%। तो एज्यूम कीजिए कि आप फरवरी में जो है वो लाने जा रहे हैं इशू, ठीक है? तो ये किस क्वार्टर में फॉल किया? फोर्थ क्वार्टर। ओके बोलिए। Yes. यस सर। इसमें इससे पहले, यानी ये जो मंथ है फरवरी मंथ है, अब इससे पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हो रहा है? 7. 3rd क्वार्टर। तो यहां तक आपके पास अभी कंप्लेन आए होंगे या नहीं? इस एक महीने को छोड़ दिया, आप फरवरी में कर रहे, इस महीने को छोड़ दीजिए, दिसंबर तक जितने भी कंप्लेन आए हैं उसका कितना % रिजॉल्व हो जाना चाहिए? मिनिमम 95%. 95% या मिनिमम 95%? मिनिमम। Minimum. सारा का सारा कर दिया तो कोई खराब बात है? नो No, सर। sir. नो। ठीक है, अगर ऐसा है तो ही। अब देखिए ये भी मुश्किल काम हुआ या नहीं? इसका मतलब आप बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली केयर करते हैं अपने किसका? इन्वेस्टर का। तभी तो उनके ग्रीवांसेस को फटाफट क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। नो केस इज पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी, ना कंपनी के ऊपर ना किसके ऊपर? डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर, जो सेबी ने इनिशिएट किया है। कोई पेंडिंग केस है तो नहीं होगा, जब केस का फैसला होगा तब होगा। अब अगर केस का फैसला लेट से होगा तो सेबी और सैट के केस में टाइमलाइन दिया रहता है। फिर भी लेट लगा तो आप नॉर्मल इशू लाइए, फास्ट ट्रैक इशू लाने नहीं देंगे। ईश्वर प्रमोटर डायरेक्टर हैज कन्विक्टेड बाय सेबी ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेफरेंस डेट। अगर आपका जिस दिन इशू ला रहे हैं उससे 3 साल पहले तक कोई भी जो है वो कौन हैज, यहां नॉट लगा दीजिएगा, ज्यादा सुटेबल होगा। हैज नॉट कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है पता है आपको? जुर्म का साबित होना।
केस चला और 3 साल के बीच में, इस 3 साल के बीच में आप 2025 में लाने जा रहे हैं इशू, तो 24, 23, 22 में कोई भी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में आप जो है वो दोषी करार नहीं दिए जाने चाहिए। issuer company, equity share of issuer company has not been suspended for trading as per disciplinary measure during how many years? 3 years पढ़ाया था सस्पेंशन का। सर। अगर गड़बड़ घोटाला और पहले सस्पेंड करते हैं या पहले डिलिस्ट ही कर देते हैं? करते हैं नॉर्मली पहले सस्पेंड करते हैं, इंक्वायरी होती है, फाइनली अगर आप गड़बड़ निकले तो आपको क्या कर दिया जाता है? डिलिस्ट। और जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक क्या रखा जा सकता है? सस्पेंड। कह रहे हैं कि आपका सस्पेंशन भी कभी ना हुआ हो। कितने साल में? अंतिम के 3 सालों में। अब बताइए, पूरे तरह से ठोक बजा के तो देख ही रहे हैं, अगर होनहार कंपनी है तो करने दीजिए, और नहीं है, कहीं भी इसमें भूल चूक हो गया तो नहीं अलाउड। एकदम इमोशनल नहीं होंगे, आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते हैं। देयर आर नो ऑडिट क्वालिफिकेशन। ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कमेंट, नेगेटिव कमेंट। कब? in respect of those financial year for which accounts are disclosed in letter of offer। जल्दी बताइए, लेटर में कितने साल का जो है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है? पढ़ाया था प्रोस्पेक्टस में, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में कितने साल का फाइनेंशियल्स बताते हैं? सर 3 साल का बेस्ट ऑफ 5। 3 या 5? चेक कीजिए कॉपी अपना, या मैं ही दिखाऊं? आप लोग से मिलेगा प्रोस्पेक्टस का कंटेंट? कहिएगा सर हमसे ना मिलेगा, तब तो आप चोरी भी नहीं कर पाइएगा। लगता है आपसे पहले मैं ही पहुंच जाऊंगा क्या? कितने साल है? देखिए स्क्रीन पे। सर 5, लास्ट 5। हाजी भक्तजनों, होनहार जवानों, देख लिया 5 ईयर है। इसका मतलब इस 5 साल के दौरान ऑडिटर का कोई भी जो है वो नेगेटिव क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नेगेटिव कमेंट होना चाहिए? नो। अगर है तो सर फास्ट ट्रैक इशू अलाउड नहीं होगा। नहीं ला सकते। Annualized delivery based trading turnover of equity share during 6 months immediately preceding the month of relevant date has been at least 10% of the annualized trading turnover shares during the 6 months period. Immediately 6 months period has been at least 10% of आपका डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर जो है वो अंतिम के 6 महीनों में कितना होना चाहिए? सिर्फ किस ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा, आपके शेयर्स में जॉबिंग भी होगा, डिलीवरी ट्रेडिंग भी होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिलीवरी बेस्ड की सर। डिलीवरी बेस्ड। जो आपका जॉबिंग हो रहा है वो अलग है, उसको लिए तो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सब में देख लिया। अंतिम के 6 महीने में टोटल जो ट्रेड हुआ है उसमें कम से कम 10% कैसा ट्रेड होना चाहिए? डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड। अगर जो है वो जॉबिंग और डिलीवरी बेस्ड मिला करके टोटल 1 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, तो डिलीवरी मोड में कम से कम कितने शेयर्स की ट्रेड होनी चाहिए? 10,000। 10,000। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप इसको फटाक से कॉपी कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे।
डन सर। सर नेक्स्ट पे फिर सर हाँ जी, रह गया थोड़ा। तो लीजिए, बैठ किया, आप ही लोगों ने कहा था, कीजिए। आइए नेक्स्ट पे। क्या डन है? यस सर। बोल नहीं रहे कोई? डन सर। आई नेक्स्ट पे। चलिए, सबका हो गया है यहाँ पर। यस यस सर। सर। अब देखिए,
फास्ट ट्रैक इशू हमने कर लिया। अब एक एस्पेक्ट को डिस्कस कीजिए। अभी तक जो हम शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, राइट? अब हम गिने चुने लोगों के बीच में शेयर इशू करना चाहते हैं, कुछ खास तरह के लोगों के बीच में शेयर इशू करना चाहते हैं। नाम से ही लगता है कि हम कुछ प्रेफरेंशियल काम करना चाह रहे हैं। तो कहा गया कि अगर हम खास तरह के लोगों के बीच में, गिने चुने लोगों के बीच में शेयर इशू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, फिर उसके क्या हम कहेंगे और कैसे हम वो इशू लाएंगे। अगर यही चीज हम एम्प्लॉय के साथ करना चाहें, डायरेक्टर वगैरह के साथ करना चाहें, तो किस तरह से वो हम इशू लाएंगे। तो ये इशू हम लाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।